नमस्कार, मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है और मैं आज आपको नाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। नाड़ी का जो विज्ञान है थोड़ा-सा लुप्त हो चुका है। मैं और उसको थोड़ा-सा प्रकाशित करने की मैं कामना करता हूँ और जो मेरे सद्सद विवेक बुद्धि में जो भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, वो मैं आज आपके सामने अर्पण करना चाहता हूँ। नाड़ी समझने से पहले ये जो एक पिक्चर है, सरस्वती माता का फ़ोटो है। सरस्वती माता जो कि गायन की देवता है, गायन की देवता उसको हर राग, लय, हर म्यूज़िक का एक-एक बीट उनको सब पता है। उनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो वीणा है, क्योंकि वहाँ से वीणा से हर एक राग उत्पन्न करने की क्षमता है, इसीलिए सरस्वती माँ के हाथ में वीणा है। श्लोक में बताया भी है, यथा वीणा गथा तंत्री सर्वत्रम रागान प्रकाशते मतलब वीणा से हर राग उत्पन्न किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ओके, वो प्रैक्टिस का ही पार्ट है। वैसे ही तथा हस्तगतः नाड़ी सर्वत्र रागान प्रकाशते मतलब हाथ में जो भी नाड़ी है, वो सर्व रागान रोगान सर्व रोगान प्रकाशते वो सब प्रकार के रोग को प्रकाशित करती है। रोग को प्रकाशित करने के लिए बस दोषों को समझना ज़रूरी है, मतलब नाड़ी से हमें दोष समझ में आना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। 3.5 लाख नाड़ियाँ समझने के लिए कौन से लेवल का ऑप्टिमम लेवल का हमें नॉलेज होना चाहिए वो आप समझो। और 72,000 नाड़ियाँ हम अभी तक हमें पता है। हमारे योग शास्त्र में 72 नाड़ियों के बारे में उसके बारे में लिखा गया है। तो ये समझने के लिए शरीर में ही यह नाड़ियाँ रहती हैं और उसको जानने वाला जो है वो शरीरज्ञ है, जो कि शरीरी है। शरीरी को ही पता चलता है कि कहाँ पे तकलीफ है, वही जो कि आत्मा है, वो आत्मा को ही पता चलता है कि ये शरीर रहने लायक है या नहीं। जैसे गीता में कहा गया है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जिस तरह एक शरीर जर्जर शरीर को एक आत्मा छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, क्योंकि वो जर्जर हुआ है। जैसे कि हम पुराने वस्त्र छोड़ के नए वस्त्र हम परिधारण करते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाते हैं, क्योंकि वो जर्जर हुआ है। जर्जर हुआ है ये किसको पता चला है? आत्मा को पता चला है। तो उस तरह से हमारा ऑप्टिमम लेवल से ही हमें ये नाड़ियां समझनी है, जो कि एक आत्मा दूसरे आत्मा को बताएगा। जैसे एक चिड़िया दूसरे चिड़ियों को बताती है, एक एक प्राणी दूसरे मतलब वही सम जाति वाला प्राणी सम जाति वाले प्राणी को उसकी लैंग्वेज उसको पता चलती है। वैसे ही ये जर्जर हुआ है, दूसरे शरीर में ये जर्जर यहाँ-यहाँ पे हुआ है, वह शरीरज्ञ जो शरीरी है, उसी को ही पता है और वो शरीरी दूसरे शरीरी को बताएगा, उसकी कोडिंग लैंग्वेज से बताएगा। ये कोडिंग लैंग्वेज क्या है? मैं आज आपको आपके सामने थोड़ा-सा शास्त्रोक्त पद्धति से बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। नैनम छिन्नानि शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदो यद्यापनो शोषयति मारुतः, जो कि ये आत्मा के बारे में बताया है। और यही आत्मा का नॉलेज जो है इंटरप्रिटेशन ये एक दूसरे को होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये अनादि है, अनंत है। तो ये जो आत्मा है हमारे शरीर में रक्त यह धातु से शरीर में परिभ्रमण करती है। देह से रुद्राणि मूलम रुधिरे नेव धारये। तो रक्त से ही उसका चलन वलन होता है और उसकी वृद्धि और क्षय ये रक्त से ही उसका उसका शरीर का पोषण होता है। और वो पोषण हुआ है कि नहीं हुआ है ये आत्मा को ही समझ में आता है। अगर वो अच्छी तरह से नहीं होता है तो वो वहां से शरीर छोड़ के जाएगा। और इसीलिए अंदर के जो भी भाव है, जो भी भाव और अभाव ये दोनों भी आत्मा को ही पता है। और यही रक्त से पंचमहाभूत ये रक्त का ही आ, रक्त में रहता है और उसी से ही हमारे शरीर का पंचमहाभूत की वृद्धि होती है। जो हमारा शरीर जो है ये पंचमहाभूत है और उसमें रहने वाला है वो शरीर ही है। तो उस हिसाब से हमारा जो नॉलेज है, तो उसको समझने के लिए ज्ञानवंताओं के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण बताए हैं। और सत और असत जो भाव और अभाव वो भी समझना बहुत ज़रूरी है।
त्रिविध परीक्षा, प्रत्यक्ष अनुमान और अप्तोपदेश। और त्रिविध परीक्षा दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही, उसमें प्राग प्राग रूपम लक्षणम, स्पर्शन से हमें पूर्व रूप की अनुभूति होती है। तो दर्शनम स्पर्शनम प्रश्न ही परीक्षित अर्थ रोगिणाम रोग निदानम प्राग लक्षणम उपशयप्ति भी। तो ये लक्षण हमें स्पर्श से भी पता चलता है। और चतुर्विध परीक्षा में बोला है अप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति। और युक्ति ये अनुमान खलु तर्क तर्क युक्ति अपेक्षा। और ये त्रिविध काल है, त्रिविध त्रिकाल, हमें इसका अपग्रेडेशन करना बहुत जरूरी है और उसका नॉलेज वैसे ही कंटिन्यू रहता है। इसीलिए ये परीक्षाओं से हमारा ग्रंथों को हमें समझना है। और पंचविध परीक्षा में पता है, और षड्विध परीक्षा में ये प्रश्न और पंच ज्ञानेन्द्रिय, उसमें स्पर्शेंद्रिय भी आता है। तो उसमें स्पर्शेंद्रिय ये जो कि चरक इंद्रिय स्थान में उन्होंने बताया है, इंद्रिय स्थान में उन्होंने दूसरे अध्याय में स्पर्श से वो मृत है या अमृत है और जीवित है ये बताने के लिए उन्होंने स्पर्श से बताया है। तो नाड़ी ये जीव साक्षिणी है, तो स्पर्श से हमें जीव है या नहीं वो भी पता चलता है। जो कि हमें पता है कि योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा बताई, उसमें नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति, ये अष्टविध परीक्षा बताई है। उसी को ही हम प्रमाण लेके पहले के प्रत्यक्ष, अनुमान और अप्तोपदेश से ही हमें उसको समझना है। तो क्या समझना है, तो कौन कौन सी चीजों को समझना है। तो देखो यहाँ पे बोला है आदौ सर्व रोगेशु रोगेशु नाड़ी जीवा अक्षि मूत्रता, मतलब ये अष्टविध परीक्षा को उन्होंने कंप्रेस किया है, नाड़ी, जीवा, अक्षि और मूत्र को हमें कम से कम इनको समझना है। और उसके पश्चात ये परीक्षा करने के बाद हमें चिकित्सा करनी है। और उससे भी आगे उन्होंने बताया है नाड़ी मूत्र से जीवा यहाँ लक्षणम यो न विदंती, मतलब नाड़ी, जीवा और मूत्र को जो नहीं जानता है वह मारयत्याशु वे जंतु, वो जंतु को मार देता है। मतलब जो भी अपने पास चिकित्सा के लिए आता है, अगर आपके पास नाड़ी, मूत्र और जीवा का परीक्षण का आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो रोगी को मार देता है। स वैद्य न यशो भवे, और उसकी यशो यशो भवे मतलब वो कीर्तिमान नहीं होता है, उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है और उसको सक्सेस नहीं मिलता है। मतलब सक्सेस मिलने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए, नाड़ी, मूत्र और जीवा, ये तीन परीक्षाओं का हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज के लिए क्या है, रोगो आदो परिषद तदंतरम औषधम, इसका नॉलेज होने के बाद हम चिकित्सा करने के लिए उपयुक्त है। बिकॉज कोई भी डिसीज का नाम हमें पता हो ये जरूरी नहीं है। विकारो नाम अकुशलो न जियत कदाचन, मतलब कोई भी डिसीज का नाम हमें याद हो, पता हो ये जरूरी नहीं है। बिकॉज ऐसे बहुत से वैद्य हैं कि उनका नॉलेज तो है लेकिन उसको क्या कहते हैं हमें अभी भी पता नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कोरोना, लेकिन आयुर्वेद में उसको कहाँ पे बिठाना है, कौन से दोष दुष्ट संग्रह में बिठाना है ये हमें पता नहीं। लेकिन हमें क्या पता है, नास्ति रोगो विना दोषा, मतलब कोई भी व्याधि हो वो दोषों के बिना नहीं होता है। यस्मात् तस्मात् विचक्षण, मतलब दोषों से ही वो व्याधि बनता है। तो हमें नाड़ी क्या बताती है, नाड़ी हमें दोष बताती है। अनुक्तम अपि दोषाणाम लिंगम व्याधि उपाचरित, ये नाड़ी हमें दोष के तरतम भाव, उसमें रहने वाले धातु, उसमें रहने वाले मल, उसमें रहने वाले पंच महाभूत का नॉलेज कराती है। मतलब मुझे बताने वाला यही है कि नाड़ी से हमें क्या समझना चाहिए, हमें नाड़ी से दोष समझने हैं, ना कि नाड़ी से हमें व्याधि समझना है। हाँ, इसको ज्वर है, इसके संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, ये ऐसे ऐसी ही बात नहीं है। नाड़ी से हमें व्याधि नहीं समझता है, नाड़ी से हमें दोष समझते हैं। तो कैसे समझते हैं, उसके 7 लेयर है, हर लेवल में अगर हम जाएंगे तो हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन मिलेगा। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में हम रायगढ़ में रहते हैं, रायगढ़ में हम पनवेल में रहते हैं, पनवेल में हम फलाना फलाना एरिया में रहते हैं, सेक्टर्स में रहते हैं, इतने इतने रोड में रहते हैं, हमें वो स्पेसिफिक लोकेशन मिलता है। वैसे ही नाड़ी हमें 7 लेयर में हमें स्पेसिफिक लोकेशन बताती है। उसके लिए मेडिटेशन थोड़ा सा जरूरी है और थोड़ा सा शास्त्र को समझना बहुत जरूरी है। तो शास्त्र क्या बताता है, तो यथा वीणा गत तंत्री सर्व रोगान प्रभाषते तथा हस्तगत नाड़ी सर्व रोगान प्रकाशते,
वो अपना ये अपना टैग लाइन है कि नाड़ी से हमें सर्व रोग प्रकाशयते, मतलब रोग मतलब दोषों के बिना रोग नहीं होता है। उसी तरह से नाड़ी से बस हमें अगर हम दोष भी समझ ले तो बहुत है। कारस्य अंगुष्ठ मूले या धमनी, मतलब ये जो हाथ है, हाथ के नीचे जो नाड़ी है उसके नीचे जो धमनी लगती है, आर्टरी धमनी जो लगती है वो जीव साक्षिणी है। जीव साक्षिणी है, अगर वो लगती है तो हाँ आप जीवित है, अगर वो नहीं लगती तो आप मृत होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तथा चेष्टाया सुख दुखम नेयम, सुख मतलब क्या, आरोग्य, दुख मतलब क्या, रोग, मतलब सुख और दुख का वो नेय है, वो बताती है। मतलब आप निरोगी हो या रोगी हो ये बताने के लिए नाड़ी सक्षम है। नेयम कायस्य पंडित ही, ये किसको समझेगा, जो पंडित है, उसके उस शास्त्र में जो पंडित है उसी को ही समझेगा कि अब सुखी हो या दुखी हो, आपकी नाड़ी प्रकृति के अनुसार चल रही है या विकृति के अनुसार चल रही है, वो पंडित को ही समझेगा जिसको नाड़ी का नॉलेज है। नाड़ी अष्ट अष्टगुणे मूले अधस्पर्शे दक्षिण कायो ज्ञानार्थ रोगिणः, मतलब ये रोग का ज्ञानार्थ है। रोग समझने के लिए नाड़ी ये सफिशिएंट है। वैद्य निज दक्षिण पाणिनः, मतलब दक्षिण हस्त से ही, दक्षिण हस्त से मेल के दक्षिण हस्त को ही नाड़ी को स्पर्श करके उसको समझना है। तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। वैद्यों के लिए क्या है, वैद्य ये प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा विशोधित होनी चाहिए। वैद्य की प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए, विशोधित, मतलब उसमें मलिनता नहीं होनी चाहिए, उसमें नॉलेज का अपार भंडार होना चाहिए चिकित्सक के प्रज्ञा में, उसमें ज्ञान में। और उसका जो चित्त है वो स्थिर होना चाहिए, वो विचलित नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कौन सा भी बर्डन नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो अभी फिलहाल सबके ऊपर जो ईएमआई का बर्डन है वो उस तरीके के बर्डन नहीं होना चाहिए, वो स्थिर चित्त होना चाहिए। प्रशांत आत्मा, उसका आत्मा जो अंतर का जो सोल है वो प्रशांत होना चाहिए, उसमें थोड़ी भी लहर आनी नहीं चाहिए। मनसाच विषादरा विशारदा, विशारद मन, आत्मा और मन ये प्रशांत होना चाहिए, और विशारद उसमें उसमें पारंगत हासिल होनी चाहिए, मतलब मेडिटेशन कंटिन्यूस उसने करना चाहिए। स्पृशेत अंगुली भी ही, अभी उसके हाथ से, हाथ के जो ये अपर जो टिप है, टिप से ही उसको स्पर्श करना है, बिकॉज यहाँ पे सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। नाड़ी जानी या दक्षिणे करे, और हाथ उजवे राइट हैंड से, मेल के राइट हैंड में ही देखना है। यहाँ पे लिखा है प्रायास्फुटा भवती वामे वधुना, मतलब लेफ्ट हैंड से वधु मतलब फीमेल को ही चेक करना है, फीमेल के लेफ्ट हैंड को ही चेक करना है, और राइट से मेल के राइट हैंड को स्पर्श करना है। और थोड़ा सा हाथ ये विनत होना चाहिए, यहाँ से वो हाथ विनत होना चाहिए, और हाथों की जो पंजा है उसको प्रसारित होना चाहिए, ये प्रसारित होना चाहिए, और थोड़ा सा इंटरनल उसका उसका झुकाव होना चाहिए। इंटरनल, अगर राइट है तो इंटरनल यहाँ पे आता है, ये वाम आता है, अगर फीमेल है तो ये दक्षिण में आएगा। तो वो ऐसे थोड़ा सा विनामिता होना चाहिए, हाथ नीचे की ओर झुका हुआ, और हाथों के पंजे थोड़े से फैले हुए होने चाहिए, उंगलियों की जो संधियां हैं वो भी प्रसारित होनी चाहिए, और न पीड़ा, मतलब वहां पे अंदर में झुकाव नहीं होना चाहिए, अंदर में खिंचाव नहीं होना चाहिए, वो पीड़ा रहित होना चाहिए। और कर्पूर थोड़ा सा इंक्लाइन होना चाहिए, कर्पूर में ये अप्रोक्सीमेटली 150 का एंगल होना चाहिए, नीचे की ओर 150 का एंगल होना चाहिए, और अंगुली थोड़ी सी प्रसारित होनी चाहिए, और पश्चिम में अंगुष्ठ मूल के थोड़े से पीछे की ओर हमें स्पर्श करना है कि एग्जैक्टली नाड़ी कहाँ पे लगती है। इसको बोलते हैं कंकणाकृति बोलते हैं, इसका भी हम आगे देखेंगे। तो वो कंकणाकृति के नीचे ही हमें देखना है, और क्यों देखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सुबह में प्रातः समय एक प्रहर में ही नाड़ी देखना है, और कितनी बार देखना है, 3 बार देखना है। 3 बार नाड़ी को टच करना है, छोड़ना है, टच करना है, छोड़ना है, टच करना है, छोड़ना है। ये 3 बार हमें 7 लेयर का नॉलेज लेना है। अगर आप 7 बार भी अगर आप टच करते हो तो भी आपको 7 बार का नॉलेज आएगा, लेकिन शास्त्र में 3 बार
टच करने के लिए और छोड़ने के लिए, टच करने के लिए और छोड़ने के लिए, टच करने के लिए, छोड़ने के लिए बोला है, लेकिन कम से कम 1 मिनट तक हमें वहां पे नाड़ी के फील, नाड़ी का स्पंदन वहां पे हमें वो लेना है, समझना है। तो ऐसे 3 मिनट तक नाड़ी देखनी है, लेकिन सुबह के एक प्रहर में ही वो नाड़ी देखनी है। उसके ये जो है वो कहाँ पे देखनी है, कंकणाकृति जो रेखा है वहां पे हमें वो नाड़ी देखनी है, बिकॉज वहां पे 40 सेंटीमीटर 40 mm वहां पे रेडियल आर्टरी ये फ्लैट सरफेस पे वो घूमती है। यही एक आर्टरी है, यहाँ पे हमें फ्लैट सरफेस मिलती है और आर्टरी सुपरफिशियल रहती है। वैसे तो हमारे शरीर में 8 जगह पे हम नाड़ी देख सकते हैं। एक यहाँ पे आंख के ऊपर, नासा के यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी, इंग्वाइनल आर्टरी, पोप्लिडियल आर्टरी और टीबियल आर्टरी यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ऐसे 8 आर्टरियां कही गई है कि यहाँ पे हम नाड़ियों का स्पर्श करके उसको समझ सकते हैं। लेकिन कंकणाकृति जो रेडियल आर्टरी है वहां पे हमें समझने के लिए 40 mm का हमें वहां पे स्पेस मिलता है। वहां पे हमारे तीनों भी उंगलियां अच्छी तरह से फ्लैट सरफेस पे रहती है और वहां पे हमें उसका तरतम भाव समझने में ये रेडियल आर्टरी ये बहुत ही कारगर है। ये 8 नाड़ियों का वर्णन क्यों आया है, बिकॉज पहले युद्ध होते थे तो उसमें हाथ पांव कट जाते थे, तो इसीलिए नाड़ियों का दूसरे जगह पर भी हम उसका रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन अभी युद्ध विद्ध कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम कंकणाकृति रेडियल आर्टरी से हम नॉलेज ले सकते हैं। तो उसका नॉलेज कैसे लेना है, उसके लिए ये रेडियल आर्टरी के आजू बाजू में रहने वाले जो भी एनाटॉमिकल पोस्चर है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हर एक लेयर का रेडियल आर्टरी के ऊपर होने वाला स्पंदन ये वहां पे होता है। तो इसीलिए उसका मेद कहाँ पे है, टिश्यू कहाँ पे है, स्किन कहाँ पे है, वहां पे मसल्स कहाँ पे है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो आगे, तो फीमेल का लेफ्ट हैंड का हम नाड़ी देखते हैं और मेल की राइट हैंड की नाड़ी देखते हैं। शास्त्रे न संप्रदाय न तथा, मतलब शास्त्र में सब बताया है, शास्त्र में बताने के बाद भी स्वानुभवे न वे, स्वानुभव से भी हमें उसको समझना है। उसमें मतलब उसमें हमें बढ़ोतरी ही करनी है। ऐसे ग्रंथकारों ने बताया कि उसमें आप नॉलेज में उसमें बढ़ोतरी करो, उसी पे मत रहो। योग रत्नाकर ने जो बताया उससे भी आगे जाओ। बिकॉज ज्योतिष व्यवहार च प्रायश्चित प्रायश्चित चिकित्सितम विना शास्त्रेण यो ब्रूयात तम आहु ब्रह्मघातम। मतलब हमें ग्रंथ में जो बताया है उसको तो समझना ही है। अगर विदाउट ग्रंथ के समझे अगर हम उसको आपको समझाने लगेंगे तो वो ब्रह्मघात है। इसलिए जो ये थेरोटिकल पार्ट है मैं आपको क्यों लिया है, बिकॉज मुझे ब्रह्मघात से बचना है। इसलिए ग्रंथ का रेफरेंस लेके मैं आज आपको नाड़ी बताने वाला हूँ। अगर विदाउट शास्त्र का रेफरेंस लेके हुए अगर मैं आपको नाड़ी बताता हूं तो ये ब्रह्मघात का ही है। तो इसीलिए शास्त्र का भी आप नॉलेज ले लो, संप्रदाय जो आपकी गुरु संप्रदाय उनसे भी आप नॉलेज ले लो, और स्वानुभवे न वे, और स्वानुभव से भी हम नाड़ी का नॉलेज ले सकते हैं। बिकॉज नॉलेज क्यों लेना है, बिकॉज परीक्षा रत्नवत, मतलब जो ग्रंथ जो रत्न है, रत्न को जितनी बार हम देखेंगे उतनी बार हमें उसका जो अभ्यास है वो बहुत ही सूक्ष्म टू सूक्ष्म उसका नॉलेज हमें मिल सकता है। तो इसीलिए जितना जितना हम अभ्यास प्राप्त थे दृष्टि, जितना आप उसका अभ्यास करोगे उतना आपको फाइन उसका नॉलेज मिलेगा। जैसे कि शास्त्र और शस्त्र को सलीलम, मतलब पात्र और पात्र, अगर आपको आप उस चीज में पात्र हो तो उसके लिए आप सक्सेसफुल मोड में आप जा सकते हो। अगर उसके लिए आप अगर आप अपात्र हो तो उसमें आप सक्सेस नहीं मिलोगे। इसीलिए शास्त्र शस्त्र और सलील को पात्र अपेक्षिणी ही, उसको पात्र की अपेक्षा है। हर किसी को ये नॉलेज नहीं मिलेगा, सच्ची में नहीं मिलेगा। इसीलिए संप्रदाय और शास्त्र और स्वानुभव ये 3 मार्ग से ये नाड़ी का हम नॉलेज ले सकते हैं, शास्त्र को हम समझ सकते हैं। तो नाड़ी समझने में क्या क्या हम समझना है, नाड़ी में स्फुरण समझना है, गति समझना है, वेग समझना है, लय समझना है और बल समझना है, आकृति, काठिन्य, तापमान, ये हर चीज उसमें समझना है। तो ये इतने चीजें हमें नाड़ी में समझना है। तो लेकिन इसमें दोष है क्या, नहीं ना। तो आज मैं बस आपको दोष ही समझाने वाला हूँ। एग्जैक्टली दोष कहाँ पे रहते हैं, कहाँ कहाँ देखना है, तो वो हर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये स्पंदन है, ये जो पत्थर
संत पानी में अगर हमने एक पत्थर डाल दिया, जो लहर उठती है, उस लहर में जो जो वहां पे स्पंदन जिस तरह से वो बढ़ती है, उस तरीके से वात पित्त कफ ये हृदय से होते हुए, आत्मा से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। तो वो उसका स्पंदन समझने के लिए ये रेडियल आर्टरी, अकेली आर्टरी सफिशिएंट है। 8 नाड़ियों का वर्णन है, वैसे तो 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन है, और उससे भी आगे 72,000 का भी वर्णन है, लेकिन हम 8 जो हमें डिफाइन होती है, हमें जहाँ पे नॉलेज होता है, वो 8 आर्टरी के बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये नाड़ियां हृदय से होते हुए ऐसे गतियों से जाती है। तो ये आज का अभी तक का ये बेसिक नॉलेज हुआ। इसके आगे का जो लेक्चर है वो नाड़ियां कैसे समझना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा सेकेंड वीडियो जो है वो जरूर देखिएगा। सेकेंड वीडियो में 7 लेयर की नाड़ियां मैं आपको बताने वाला।